हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये हमारी बहुविकल्पीय सीरीज़ का पहला वीडियो है। क्या पहला वीडियो। और इसी तरह से हम बहुत सारे MCQs कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टार्टिंग के 5-6 नंबर तो MCQs से ही पक्के हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सॉल्यूशन को मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे उनको भी सॉल्व करा के समझा दूंगा, और आपको बाकी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह आपको याद करने ही हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बहुविकल्पीय का ये सेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। तो देखो 2023 में आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चांदी का जो परावैद्युतांक है वो होता है K इजिकल्स टू इन्फिनिटी। क्या होता है? K इजिकल्स टू इन्फिनिटी। बेसिकली आपको याद रखना है कि धातुओं के लिए जो मोस्ट ऑफ परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, K। तो ये हो गया आपका K इजिकल्स टू इन्फिनिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र होता है E, और E बराबर होता है F अपॉन में Q। क्या होता है? F अपॉन में Q होता है। और देखो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो देखिए एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखिए E इजिकल्स टू होता है F अपॉन में Q। अब F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और अपॉन में Q का क्या होता है? कूलाम। तो देखो पहला वाला तो न्यूटन बटे कूलाम हो ही गया। तो इसका उसने पूछा कौन सा मात्रक नहीं है। क्या पूछा है उसने? कौन सा पूछा है? ये देखिए, इसको देख लीजिए, कौन सा मात्रक नहीं है। तो हमें जितने, यानी कि इसका मतलब 3 तो इसमें हैं और 1 नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा सोचिए। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें होगा जूल बटे कूलाम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जूल बटे में कूलाम। ये क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए ज़रा, कि जब ऊपर क्या था? ऊपर था हमारा F और बटे में Q था। तो न्यूटन बटे नीचे, सॉरी ये Q था, और न्यूटन बटे कूलाम हो गया। तो जब न्यूटन बटे कूलाम हो गया तो नीचे तो कूलाम ही रहेगा, चलो मान लिया। अब ऊपर W कैसे हो सकता है? जूल कैसे हो सकता है? जब F है तो W कैसे आ जाएगा? तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? C वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका मात्रक नहीं होगा। बाकी एक, ये और ये तीनों किसके हो गए? वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती क्या है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट अगर होती है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे, मतलब इसका जो मात्रक होगा वो कैसे निकालोगे आप पेपर में, अगर आपको याद नहीं रहा तो देखो मैं समझाता हूँ। 1 अपॉन, देखो आप जानते हो F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 और बटे में R², यही होता है। अब आप एक काम करिए, पहले K का मात्रक निकालना सीखिए। तो K का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस R² का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो Q1 Q2 है वो डिवाइड में जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। तो देखिए R² को पहुंचा देते हैं हम यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ तो आ गया R², और ये जो Q1 Q2 है ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको पहुँचा देते हैं डिवाइड में। तो देखो इसको इरेज कर देते हैं, और इसको पहुँचा देते हैं यहाँ पर डिवाइड में। Q², ये किसका आ गया? K का मात्रक आ गया। किसका? K का। अब K का मात्रक क्यों निकलवाया मैंने तो अभी समझाऊंगा। देखो अब K का मात्रक देख लो। देखो F का क्या हो जाएगा? न्यूटन। F का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए F का हो गया आपका न्यूटन, इंटू R² का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बटे में Q का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो K होता है वो किसके बराबर होता है? जो K होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा ऊपर, और K आ जाएगा नीचे। और 4 पाई के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता नहीं है, 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए
अगर मैं यहाँ से कहूँ एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/k। देखो 4 पाई को अगर मैं हटा दूँ तो k बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, 1/k। यानी कि जो k का मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नॉट का उसका मात्रक जो होगा वो उल्टा होगा। यानी कि जो k का मात्रक अभी निकाला हमने न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, उसको अगर उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो उसका तो था k का मात्रक क्या निकला था अभी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युतशीलता का कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर 2 आवेश होते हैं। अब देखो 2 माइक्रो कूलाम के हैं, एक तो ये हो गया 2 माइक्रो कूलाम का, एक हो गया 2 माइक्रो कूलाम का। इन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q कितना है यहाँ पे, 2 है, और 2L यानी कि दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 दूनी 6 तो पहले ये कर दो, ठीक है। लेकिन वो किस में थी, वो थी आपकी उसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसे किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये माइक्रो कूलाम में है, तो किस में कन्वर्ट करोगे, कूलाम में। तो माइक्रो कूलाम को कन्वर्ट करते हैं तो देखो 2 3 6 कर दूँ इसको डायरेक्ट में, तो ये हो गया 2 3 6। तो देखो 6 वाले ऑप्शन तो सही होगा इसका मतलब, यानी कि ए और बी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो माइक्रो को करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻⁻2 आएगा। तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 8 वाला आपका आंसर हो जाएगा, दिस वन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताया था, E बराबर क्या होता है, F/Q, यानी कि न्यूटन बटे में कूलाम। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसका त्वरण जो होगा वो आपको कैसे निकालना है। आप जानते हो F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से F/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ लिया आपने। अब आप ध्यान से एक और बात को समझिए। अभी हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि F इजिकल्स टू क्या होता है। अभी हमने देखा F इजिकल्स टू Q इंटू E होता है, क्योंकि अभी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताया, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q। ये डिवाइड में होता है F/Q, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, कन्फ्यूजन हो जाएगी। E बराबर होता है F/Q, Q जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, Q इंटू E। लेकिन अगर मैं कहूँ Q नहीं है, इलेक्ट्रॉन है आवेश की जगह, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और अभी हमने देखा A बराबर क्या था, F/m। तो देखो ये तो F है, यानी कि ये इसके बराबर है, और बटे में क्या आ जाएगा, m। तो त्वरण क्या हो गया, तो त्वरण आपका हो गया ये E और अपॉन में m, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी, 2 हमने गोले ले लिए, है ना। 2 हमने क्या ले लिए, गोले ले लिए। एक तो ये गोला ले लिया और एक ये गोला ले लिया, और ये बराबर द्रव्यमान के हैं अभी तो, है ना। अब ए और बी है, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है। इधर नीचे लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे, ए व बी। अब +Q तब -Q आवेश दिया गया, तो इसको दिया गया +Q और इसको दिया गया -Q, ठीक है। इन दोनों को दे दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हों, तो Ma एवं Mb में क्या संबंध होगा। तो आवेश देने के पश्चात इसका द्रव्यमान का नाम हो गया Ma और इसका हो गया Mb, तो इनके बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, है ना, कि ये दोनों बराबर होंगे, एक बड़ा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दोनों मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसको समझना है आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे समझेंगे। तो देखिए, आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 गोले हैं। अब ये है ए वाला, इसको मान लिया हमने ए वाला, और ये है बी वाला। इसको +Q आवेश दिया जा रहा है, तो +Q आवेश दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी की जा रही है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को डाला जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को डाला जा रहा है। तो सोचो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बी वाले के अंदर, और इसमें से कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जिसमें ज़्यादा आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके हम समझ सकते हैं कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं और इसमें से निकल रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, बी की तरफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में है Ma इज़ लेस देन Mb, यानी कि Mb बड़ा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु आवेशों, देखो 2022 का था ये भी और ये भी आया 2022 में। दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। तो F न्यूटन बल कार्य कर रहा है दो आवेशों के बीच में। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा, तब यह बल क्या होगा। ठीक है, हमें ये वाली बात समझनी है। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका F/K। अब कैसे होगा एक बार को जरा समझ भी लेते हैं एक बार छोटा सा। देखो आप जानते हो कि सिंपल अगर वायु में रखा गया है उसे, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 और बटे में R²। ये तो हो गया आपका F। अब उसको K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाएगा। तो जब K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाएगा तो आपका नया जो होगा वो हो गया, इसका एक बार साइज छोटा कर लेता हूँ ब्रश का। जो नया होगा वो आपका हो जाएगा F = 1/4πε0 और K, क्योंकि K परावैद्युतांक में रख दिया, और Q1 Q2 और बटे R²। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं कहने वाला हूँ। देखिए ये F' है, ये क्या है F' है। अब देखो पुराना वाला बल, देखो ये तो पुराना वाला बल है जो पहले था, ये वाला बल तो है जो तो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसकी जगह पे हम F डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं इसकी जगह पे F, तो बटे में क्या रहेगा K। तो यानी कि इसका मतलब हमारा जो नया बल होगा F' वो क्या हो जाएगा F बटे में K हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेशों K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं आप इसका आंसर, अभी मैंने आपको बताया कि वो डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले वाले का होगा K1 और दूसरे वाले का होगा K2, तो K1/K2 F इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा K1/K2 F इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतनी है, 5 सेंटीमीटर, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को तो आपको मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को बताने में। कैसे, देखो 5 कूलम है, माइक्रो भी नहीं है आपकी बार, और 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को क्या कर दो 10⁻⁻2 कर दो, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना हो जाएगा 25। तो 25 गुणा 10⁻⁻2 आंसर हो गया। देखते ही क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल रहा है। देखिए चित्र में वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई गई हैं जिनमें एक वैद्युत द्विध्रुव P चित्र में मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ये रहा P। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा सही है, अब आपको कथन दिए जाएंगे और उनमें से कौन सा सही है। तो पहले आप डायग्राम को ध्यान से देख लो। वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं इधर की तरफ। जब वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश रखा होगा। भाई आवेश से तो वैद्युत बल रेखाएं निकल के जा रही होंगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या रखा होगा, आवेश रखा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन, द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, तो यहाँ पर द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या द्विध्रुव किसी बल का अनुभव करेगा, नहीं करेगा। द्विध्रुव दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, द्विध्रुव ऊपर की ओर किसी बल का अनुभव करेगा। तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर कोई ना कोई आवेश होगा। जब यहाँ पर कोई ना कोई आवेश होगा तभी तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जब वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बाईं तरफ ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो द्विध्रुव पे बल किस पे लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन सी कि द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा व माइनस क्यू है, एक के बीच जो बल है वो F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश चारों ओर r त्रिज्या का एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है कि एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, F है। दोनों के बीच की दूरी r है और बल जो लग रहा है वो F लग रहा है। क्लियर है मेरी बात, बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। अब देखिए ध्यान से, यदि एक आवेश स्थिर हो, एक आवेश तो स्थिर है, ये वाला मान लिया स्थिर है, और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या का वृत्त लगाए, तो देखो ये ऐसे करके घूमेगा और घूम के लौट के आ जाएगा। तो एक चीज़ सोचिए, उसने कार्य पूछा है, कार्य बराबर होता है क्या, आपको बस कार्य बराबर आपको पता है ना, तो आप इतने समझदार हो कि आराम से लगा दोगे। कैसे, देखो W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, देखो मैं ये तो समझ गया, अब एक चक्कर लगा लेगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखो W बराबर क्या होता है, W बराबर F गुणा में S, यानी कि बल गुणा विस्थापन। अब सोचो बल तो है, विस्थापन क्या करा उसने, विस्थापन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। देखो लेकिन वो एक पॉइंट से चला
और दूसरे पॉइंट पर आ गया लौट के, है ना। अभी प्लस क्यू हमने देखा, प्लस क्यू जो था या माइनस क्यू, कोई भी एक आवेश जहाँ से चला उसी पॉइंट पर आ गया, तो विस्थापन तो जीरो हो गया ना भाई। विस्थापन जब ही तो होता जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता, तो वो गया घूम के, उसने वृत्ताकार गति करी और वो लौट के आ गया। जब लौट के आ गया विस्थापन जीरो हो गया, और जब विस्थापन जीरो हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको याद रखना है कि जो बल निर्भर करता है वो त्रिज्या के क्यूब पर, त्रिज्या के तृतीय घात पर निर्भर करता है, तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब नेक्स्ट देखिए, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। दो धनावेश रखे हुए थे, एक प्लस क्यू है, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू है, और दोनों के बीच में हमने एक पट्टी रख दी, परावैद्युत पदार्थ रख दिया कोई। तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो देखिए, ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, बल लगा रहे थे। ये जब पट्टी नहीं थी, जब पट्टी नहीं थी तो ये प्लस क्यू कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण का बल लगा रहे थे। ये इसको इधर फेंक रहा था, ये इसको इधर फेंक रहा था, यानी कि इसका बल लग रहा था। अब बीच में हमने एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ लग दिया कि जिससे इनके बल का मान क्या होगा, घट ही तो जाएगा। तो बस इसका मान घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया हो। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र आर दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ई तथा वी है। ई तथा वी में संबंध क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई इजिकल्स टू वी अपॉन आर होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है, ई इजिकल्स टू वी अपॉन आर होता है, हमेशा याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रिलेशन याद रखना है। ई इजिकल्स टू वी अपॉन आर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी आपको मैं समझा दूं अगर, कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4+4q तथा -2q है। तो देखो, ध्यान से समझना है ना, मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा उसको आपको बस ध्यान से समझना है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कलर चेंज करके। ये सही है, पीला येलो, सॉरी पिंक, ये सही है। तो देखो, हमने देखा कि +4q है और -2q है, तो कूलाम के नियम से उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2, यानी कि 4q और -2q। देखो, 4q -2q और अपॉन में हो जाएगा r², ये हो जाएगा। अब देखो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी हो गया 8, और q इंटू क्यू हो गया q²। तो ये हो गया, देखो इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं दोबारा से बता देता हूँ। 8q² हो गया। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, F इजिकल्स टू K Q² 8 और अपॉन में r² हो गया। अब क्या बोला उसने, दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया। जब स्पर्श कराएंगे तो दोनों गोलों पर बराबर आवेश आ जाएगा। तो बराबर आवेश का मतलब हो गया 4q और -2q। ठीक है, और अपॉन में 2। तो देखो, 4 में से 2 गया 2q, और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, दोनों पर q आवेश हो गया। तो देखो, जो नया आवेश हो जाएगा, नया बल हो जाएगा, तो 1/k मतलब k, और ये हो जाएगा q इंटू क्यू, यानी कि q² अपॉन में r²। पुराना बल था वो कितना था, F, वो था आपका K 8q² और अपॉन में r²। तो देखिए, ये तो F' हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट F' हो गया आपका। समझ में आई मेरी बात। तो ये हो जाएगा 8 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा F/8। क्या हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का द्रव्यमान। संहति मतलब होता है अनुपात, सॉरी, संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या लगा, आवेश लगा दो, 1.6 × 10⁻⁻19 लगा दो, और डिवाइड में डाल दो 9 क्या 9.1 × 10⁻⁻31 होता है ना। वह इसको सॉल्व करना है आपको। ये द्रव्यमान हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ऐसा करते हैं, इसको कमेंट के लिए छोड़ देते हैं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा, जो मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स आंसर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की मैं बात करूं तो बेसिकली वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर, आपको इजीली याद रखना है। अब देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। अब एक चीज़ सोचिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है +q और -q।
अब सोचिए कितने भी हों, है ना, प्लस क्यू से तो हमेशा माइनस क्यू पे जाएगी बल रेखाएं, कहाँ पर जाती हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू पे। ये आपने ग्राफ पर रखा होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाती हैं और ऐसे निकलती हैं, प्लस क्यू से और माइनस क्यू पे जाती हैं। अब सोचिए कि निकलने वाला फ्लक्स तो निकलेगा ही नहीं, फ्लक्स क्या होगा, मतलब वैद्युत बल रेखाएं, और प्लस क्यू पे जाएंगी और माइनस क्यू पे समाप्त हो जाएंगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, बस हो गया। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का हमें अनुपात बताना है, तो क्या होगा सोचिए। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1:1। कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। तो पृष्ठ घनत्व जब बराबर होगा, जब उसका मान बराबर होगा, तो तीव्रताओं का अनुपात भी कितना होगा, 1 होगा, 1:1 होगा। समझ में आई मेरी बात। बस वीडियो को एंड करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q गुलाम का आवेश रख दिया जाए। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश को आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताना है कि गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q गुलाम का आवेश रख दिया गया है, ठीक है। ये खोखला गोला था और Q गुलाम का यहाँ पर आवेश रख दिया गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो त्रिज्या कितनी कर दी हमने, दोगुनी कर दी, और आवेश को आधा कर दिया है। आवेश को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम अगर सिंपल सी बात करें तो आधा पार्ट आ गया है ना, और आधा जो जाएगा वो जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा सिंपल Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कोई भी दिख रहा है, आवेश जो है वो आधा कर दिया गया है, तो देखो Q/2 दिख रहा है, Q/2 आवेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली आंसर, ठीक है। आपको ट्रिक लगानी है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है कि ये आवेश जो होगा आधा हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहले चैप्टर की जो पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करिएगा, और बहुत ही जल्द मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। बाकी जो आंसर मैंने आपको बोला है उसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।